आईआईटी जेई का एक स्टैंडर्ड पसंदीदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है चैप्टर वर्क एनर्जी पावर से। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि अगर एक चेन, उस चेन का थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा अगर इस तरह से हैंगिंग हो एक टेबल से, और इस चेन को इस तरह से पकड़ के आप खींचकर पूरे चेन को टेबल के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, सिचुएशन कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं आप, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा। तो जो आईआईटी जेई मेन और पुराने आईआईटी जेई क्वेश्चंस हुआ करता था इस तरह के, वहाँ पर टेबल में और टेबल के टॉप के साथ इस चेन का किसी भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स इनके बीच काम नहीं करता था उस तरह के सवालों में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी लेवल एडवांस बना के इसे आईआईटी जेई एडवांस्ड लेवल तक ले जाएंगे हम लोग। तो पहले तो आप सवाल का जो पैटर्न है उस पैटर्न को देख लीजिएगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशंस में। तो जैसे कि आईआईटी जेई पूछे गए कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से चुना गया है ये। तो सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के देखें तो सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं। तो हम लोग इन्हीं में से एक क्वेश्चन को चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आईआईटी जेई 1985 का क्वेश्चन हम लोग चूज़ कर लेते हैं। एक बार सवाल मैं पढ़ लेता हूँ। पहले तो बिना फ्रिक्शन का इसे हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कि यहाँ अगर फ्रिक्शन होता तो फिर टोटल वर्क डन कितना होता। ओके, सवाल एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। अ यूनिफॉर्म चेन, यहाँ पर आपको एक यूनिफॉर्म चेन कहा गया है। यूनिफॉर्म चेन का मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला चेन। सो यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, कैपिटल एल को मैं स्मॉल लेटर एल कर देता हूँ और कैपिटल एम को मैं स्मॉल लेटर एम कर देता हूँ। मैं खुद थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ इसमें, इसीलिए। सो यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, इस पूरे चेन का लेंथ जो है ये लेंथ है L और इसका जो मास है दैट मास इज M। ओके, इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल, ये जो है ये टेबल जो है ये स्मूथ टेबल है, यानी फ्रिक्शन इज एब्सेंट। तो पहले तो फ्रिक्शन एब्सेंट से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, देन वी विल इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन। सो स्मूथ टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। कहा गया है कि ये जो पूरा चेन है, इस चेन का 1/3 जिसका कि लेंथ L है, यानी इस चेन का 1/3 जिसका कि लेंथ होगा L डिवाइडेड बाई 3, इतना लेंथ L डिवाइडेड बाई 3 लेंथ का चेन जो है ये हैंगिंग है इस तरह से। तो इमीडिएटली चूंकि कहा गया यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, यानी यहाँ डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी, यहाँ 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 हर जगह डेंसिटी इक्वल है, तो हम इमीडिएटली ये इन्फर करेंगे, ऐसा सिचुएशन में इमीडिएटली इन्फर करेंगे कि यहाँ इसका मास जो है इस पूरे चेन के मास का 1/3 होना चाहिए, इतना का मास 1/3 होना चाहिए। सो मास लेंथ तो L डिवाइडेड बाई 3 होगा एंड मास M डिवाइडेड बाई 3 होगा इस सेक्शन का। If g is the acceleration due to gravity, the work required to pull the hanging part onto the table is, यानी कि इसे खींच के ऐसा सिचुएशन लाने में आपको कितना काम करना पड़ेगा। वेल, यहाँ पर हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो मास है, आप पहले देखें हो क्या रहा है। ये जो मास है, ये मास इस तरह से ऊपर चढ़ा, ये मास ऐसे ऊपर चढ़ा, बाकी पार्ट्स भी हिल तो रहा है। हम जब ऐसे खींच रहे हैं तो बाकी पार्ट्स मूव तो कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन एब्सेंट है। फ्रिक्शन एब्सेंट होने के कारण इस मूवमेंट में, इस सेक्शन के इस तरह के मूवमेंट में किसी भी तरह का काम नहीं करना पड़ रहा है, टेबल स्मूथ है इसीलिए। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है, यानी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा। एक बॉडी को नीचे से ऊपर उठाने के लिए mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसका बढ़ता है नीचे से ऊपर उठाने से, तो वही काम जो है हमें यहाँ पर करना पड़ेगा।
तो चूंकि चेन यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। खैर इस बात को आप अभी फ़िलहाल तो सीरियसली बहुत न लें, आप सिंपली ऐसे सोच सकते हैं इस लेवल पे कि हम इस पूरे मास को हम इस सेंटर में सिचुएटेड मान सकते हैं। इस हैंगिंग पार्ट का जो सेंटर है उस सेंटर में हम इसे मान सकते हैं। पहले तो ये जो तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, इससे हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे इस कंसेप्शन से। फिर हम लोग इंटीग्रेशन के मदद से इसे टेस्टिफाई भी करेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए इस केस में। ओके, पहली बात तो ये है कि आप इसे अज्यूम करें कि ये जो मास है, ये मास जो है ये सेंटर में, इसके सेंटर में सिचुएटेड है। तो इसका जो सेंटर है, लेट अस से कि ये जो है इस सेंटर में हम लोग मान लेंगे, इसका जो हैंगिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर में m/3 का मास जो है, ये मास इस सेंटर में सिचुएटेड है। और ये ऊपर चढ़ रहा है, ऑब्वियसली कितना ऊपर चढ़ रहा है, L/6 डिस्टेंस ऊपर चढ़ रहा है, बिकॉज द होल हैंगिंग पार्ट इज L/3 लेंथ, उसका जो लेंथ है L/3 है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो कि लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर में होगा, तो वहाँ से टॉप, बिल्कुल टॉप, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ से टेबल के टॉप तक चढ़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चढ़ा। तो L/6 डिस्टेंस, L/3 का आधा, उतना डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ मास पूरा ऊपर चढ़ा। तो इस सेक्शन को मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक 4, सॉरी 1 2 3 4। तो इतना सेक्शन जो है, इतना सा सेक्शन जो है यहाँ से यहाँ चढ़ा। इसका सेंटर ऑफ मास लेटस से यहाँ पर है, तो वही सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना हाइट तक चढ़ा, L/6 हाइट तक चढ़ा। तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज द वर्क डन। सो दैट इज इक्वल टू, हमें पता है दैट इज इक्वल टू मास विच इज m/3। सो मास m/3 mg डेल्टा h, mg इंटू जितना हाइट वो चढ़ा, सो इंटू g इंटू कितना हाइट वो चढ़ा, कितना हाइट चढ़ा, L/6 हाइट चढ़ा। दैट मीन ये हो गया mgl/18। सो ये जो तरीका हम यहाँ पर अपना रहे हैं ये वैलिड इसीलिए होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन जो होता है ये होता है mg इंटू जितना डिस्टेंस इसे ऊपर चढ़ाया गया। चूंकि ये x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसीलिए हम यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। सो इसे हमें टेस्टिफाई करना चाहिए। ओके, सो मैं एक बार इस पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। वेल, ठीक है, हम इसे किस तरह से सोचेंगे, देखिए हम इसे कुछ ऐसे सोचेंगे कि ये जो हैंगिंग पार्ट है, इस हैंगिंग पार्ट को हम ऐसे छोटे छोटे पतले हिस्सों में अगर हम तोड़ दें, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ देते हैं इसे, और एक एक हिस्सा जो है, एक एक हिस्से को लेट अस से इतना हिस्सा, ये इसे हम लोग मान लेते हैं इसका जो लेंथ है, दैट लेंथ इज वेरी स्मॉल एंड दैट लेंथ इज dx। हमने इस एलिमेंट को चुना, यहाँ पर इस एलिमेंट को यहाँ पर चुना, जो कि ऊपर से x डिस्टेंस नीचे सिचुएटेड है। तो जब ये पूरा सेक्शन ऐसे ऊपर चढ़ेगा, यानी जितने भी इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का और इनफाइनाइटेसिमल मास का जितना भी एलिमेंट हमने कंसीडर किया, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ टेबल टॉप में पहुँच रहा है। यानी कि ये वाला जो छोटा सा एलिमेंट, आर्बिट्ररीली हमने जो इस एलिमेंट को चूज किया जो कि टॉप से x डिस्टेंस नीचे है, वो बॉडी x डिस्टेंस ऊपर चढ़ रहा है, वो छोटा सा हिस्सा x डिस्टेंस ऊपर चढ़ रहा है। ओके, ऐसे सारे dx लेंथ वाले जितने भी एलिमेंट्री लेंथ वाला पार्ट है, वो सारे हिस्से ऊपर चढ़ने वाला है। जैसे कि अगर आप इस हिस्से को कंसीडर करें, ये हिस्सा कंसीडर करें, तो ये कितना ऊपर चढ़ रहा, इतना डिस्टेंस जो है ऊपर चढ़ रहा है, ये वाला डिस्टेंस ये ऊपर चढ़ रहा है। खैर वो तो इंटीग्रेशन विल टेक केयर ऑफ दैट।
यहाँ पर इस आर्बिट्ररी छोटे इनफाइनाइटेसिमल पार्ट का मास भी तो हमें चाहिए होगा, क्योंकि कितना मास कितना ऊपर चढ़ा उस पर डिपेंड करता है कि कितना काम करना पड़ेगा। तो इसके मास के कैलकुलेशन के लिए हमें मास पर यूनिट लेंथ जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आप गौर करें, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ के साथ अगर आप लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो आपको उस लेंथ के एलिमेंट का मास मिल जाता है। तो मास पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू मास इस बॉडी का m है, इस पूरे चेन का m मास है, और कितना लेंथ है, l लेंथ है। सो दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। यानी कि dx लेंथ का ये जो बॉडी है, ये छोटा सा जो बॉडी है, चेन का छोटा सा हिस्सा जो है, इसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ विच इज m डिवाइडेड बाय l into the length of that छोटा सा सेक्शन, बिकॉज पहले ही कहा गया कि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला चेन है, हर जगह पे डेंसिटी बराबर है। सो मास पर यूनिट लेंथ इनटू द डिस्टेंस इज द मास। सो इतना मास है इस बॉडी का, इसे मैं dm कहूँगा, ऑब्वियसली छोटा सा मास है, सो dm। ओके, सो हम इस छोटे से हिस्से को यहाँ से टेबल टॉप तक पहुँचाने के लिए जो काम करना होगा उसे कैलकुलेट करेंगे। लेट अस से दैट वर्क डन इज dw एंड दैट dw शुड बी इक्वल टू, इसे ऊपर चढ़ाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो पहले तो मास mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू कितना हाइट ऊपर चढ़ा। सो मास इज m डिवाइडेड बाई l इंटू dx एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू कितना ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, इसे x डिस्टेंस ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं mg डिवाइडेड बाई l इंटू x dx। यानी कि अगर हमें टोटल वर्क डन पता करना है, सारे एलिमेंट्स को ऊपर चढ़ाना है, दैट इज टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन जब हम पता करेंगे तब dw को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, सो dw को हम करेंगे इंटीग्रेट। ओके, सो टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी कि इस सेक्शन का इंटीग्रेशन। सो चूंकि मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड l ये x पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट्स वाई mgl इंटीग्रेशन के बाहर और x dx का होगा इंटीग्रेशन। और यहाँ पर अगर आप लिमिट देखें तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, या फिर कहें सारे एलिमेंट्स को हम ऊपर चढ़ा रहे हैं, ये तो आर्बिट्ररी एक पोजीशन का एलिमेंट था जो कि x डिस्टेंस दूर था। तो सारे एलिमेंट्स के कंसीडरेशन में पहला एलिमेंट के लिए x वैल्यू क्या होगा, पहले एलिमेंट के लिए x वैल्यू जो होगा 0 होगा, ये पहला एलिमेंट यहाँ पर है। और अंतिम एलिमेंट के लिए x वैल्यू कितना होगा, अंतिम एलिमेंट के लिए x वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, जो कि सवाल में दिया हुआ था l डिवाइडेड बाई 3 होगा, ये वाला लेंथ सवाल के हिसाब से ये l डिवाइडेड बाई 3 है। सो पहला एलिमेंट यहाँ पर, उसके लिए x वैल्यू 0, और अंतिम एलिमेंट यहाँ पर, उसके लिए x वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि x वैल्यू क्या है, व्हाट इज x, x इज वो इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का जो बॉडी है वो टॉप से कितना दूर है। तो पहला जो लेंथ होगा टॉप से 0 डिस्टेंस दूर होगा, अंतिम एलिमेंट जो होगा वो टॉप से l डिवाइडेड बाई 3 डिस्टेंस में होगा। सो इसका जो लिमिट होना चाहिए, दैट लिमिट शुड बी 0 से लेके l डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा mg डिवाइडेड बाई l ज्यों का त्यों, और यहाँ पर x dx को इंटीग्रेट करने से x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 मिलता है, लिमिट है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिलता है, लिमिट है 0 टू l डिवाइडेड बाई 3। अब पहले अपर लिमिट पुट करें इस एक्सप्रेशन में, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करें x के जगह पे, अपर लिमिट x के जगह पे पुट करें, माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे पुट करें। सो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, सो mg डिवाइडेड बाई l और mg डिवाइडेड बाई l, ठीक है, और हमें यहाँ पर मिल गया, 2 को भी बाहर ले आते हैं यहाँ से, 2 तो न्यूमेरिक वैल्यू है, 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर निकल गया। सो x स्क्वायर के जगह l डिवाइडेड बाई 3 पहले पुट करें,
मतलब x के जगह l डिवाइडेड बाई 2 l डिवाइडेड बाई 3 पुट करें तो x स्क्वायर्ड यानी कि l डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, सो l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस x के जगह 0 पुट करें, सो -0 उसे लिखने का मतलब नहीं बनता, सो दिस थिंग। अब इसका कैलकुलेशन देखें, ये l एक l को कैंसिल करेगा एंड वी विल हैव mg l डिवाइडेड बाय 18। सो यहाँ पर हमने इसे एलिमेंट्री सेक्शंस में तोड़ के फंडामेंटली इसका जो वर्क डन होगा, फंडामेंटली हमने उस वर्क डन को पता किया, जो कि ऑब्वियसली हमने जो यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई किया था, शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई किया था, इसे सेंटर में मानकर, पूरे मास को सेंटर में मान के यहाँ से यहाँ तक ऊपर चढ़ा के हमने वर्क डन पता किया था, एंड दैट इज mgl डिवाइडेड बाय 18। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर अब हम लोग फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट अस से इस चेन के साथ इस सरफेस का, टेबल टॉप का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जो वर्क डन होगा यहाँ से इस सिनेरियो से इस सिनेरियो में आने के लिए वर्क डन जो होगा, एक वर्क डन तो इस बॉडी को ऊपर चढ़ाने के लिए होगा ही, चाहे फ्रिक्शन रहे चाहे फ्रिक्शन ना रहे। तो उसका तो कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है, mgl डिवाइडेड बाय 18। लेकिन फ्रिक्शन रहने से एक और काम होता, जो ये कि इसे जितना, जैसे ही आप इसे खींचेंगे वैसे ही यहाँ पर चूंकि फ्रिक्शन अपीयर कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके मोशन के, चेन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, और आपको उसे काटना भी होगा। उसे काट के फिर चेन को आप इस तरह से खींच के लाएंगे। सो उसे काटने के लिए, उसे कैंसिल करने के लिए आपको जितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना ही फोर्स आपको अप्लाई करना होगा, और उस फोर्स को अप्लाई करते हुए बॉडी मूव भी तो कर रहा है। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा। उस फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के बराबर फोर्स आपको इधर लगाना होगा, और वो जो फोर्स लगाने के कारण बॉडी जो मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके कारण भी तो एक वर्क डन है। सो वो जो टोटल वर्क डन होगा फ्रिक्शन रहने के कारण, वो टोटल वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट इसे ऊपर उठाने के लिए जितना आप काम करेंगे, जिसका कैलकुलेशन हमने कर लिया है, और दूसरा जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना होगा। वेल, तो यहाँ पर हम लोग एक आर्बिट्ररी सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। ये इनिशियल स्टेट में हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा है कि दिस लेंथ इज L डिवाइडेड बाई 3, जो कि हैंगिंग है, और इसका मास जो है m डिवाइडेड बाई 3 है। ये इनिशियल सिनेरियो है और ये फाइनल सिनेरियो है, और यहाँ हमने एक इंटरमीडिएट सिनेरियो कंसीडर कर लिया है। इंटरमीडिएट सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि यहाँ से इंटरमीडिएट सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि यहाँ से हमने माना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इस बार? क्योंकि हमें मेनली कैलकुलेशन करना है फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ काम, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमें कैलकुलेट करना होगा, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल डिपेंड अपॉन दिस वन। इसका जो मास होगा, इस सेक्शन का मास, वही उसी के कारण फ्रिक्शन होगा। हैंगिंग पार्ट ऊपर चढ़ेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये जो टेबल में स्लाइड करते हुए आ रहा, ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। सो इसीलिए हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लिया, और हम इसे थोड़ा सा खींचेंगे, जिसके कारण dx लेंथ जो है, dx छोटा सा हिस्सा, dx लेंथ का हिस्सा ऊपर आएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है dx डिस्टेंस मूव करेगा। सो अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है, तो फिर हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो देखना होगा इस बॉडी का मास कितना है, फिर देखना होगा वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस टेबल टॉप पे लगा रहा है, और टेबल टॉप इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स कितना है। रिएक्शन फोर्स
into coefficient of friction, that is equal to frictional force. So यहाँ पर अगर हम मास को कैलकुलेट करते हैं तो मास x लेंथ का चेन का मास कितना होगा? सो x विच इज लेंथ इनटू मास पर यूनिट लेंथ. सो ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ m डिवाइडेड बाय l इंटू x. ये हो गया इसका मास. ओके, सो मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू x, दिस इज नॉट इक्वल टू x. इसका जो मास है इस सेक्शन का यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सेक्शन का मास है m एंड दैट इज, इसका मास है m तो नहीं कह सकते हम यहाँ पर चलिए m नॉट कर देता हूँ. नॉट भी इनिशियल स्टेट को इंडिकेट करता है, मैं इसे m डैश कर देता हूँ. चलिए, एंड दिस मास m डैश इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l इंटू x. ये हो गया इसका मास. यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये चेन इस टेबल टॉप पे लगा रहा है, दैट इज m डिवाइडेड बाय l इंटू x इंटू g. mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये अप्लाई कर रहा है. उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, टेबल टॉप इस पे लगाएगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में इस सेक्शन का जो बॉडी है इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. ये तो सिंपली इस तरह से स्लाइड कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इतना सा टेबल टॉप में सिचुएटेड बॉडी का. ओके, सो इतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये अप्लाई करेगा. यानी कि बॉडी इस तरफ मूव अगर कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जो अप्लाई होगा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इसे रेजिस्ट करेगा इस डायरेक्शन में, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा. एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू जो ये mg वाला सेक्शन है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या नॉर्मल रिएक्शन आप कह सकते हैं, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो ये हो जाएगा म्यू, ये वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो इधर लगेगा, म्यू इंटू m बाई l इंटू x इंटू g. और आप जो यहाँ पर फोर्स लगाएंगे इसे खींच कर ले जाने के लिए, ऑब्वियसली उसी के बराबर होगा. बिना एक्सीलरेशन के आप खींच रहे हैं, यानी जस्ट इसे कैंसिल कर रहे हैं आप, तो फिर आप जो फोर्स लगा के इसे खींच रहे हैं, दैट इज म्यू m g डिवाइडेड बाय l इंटू x, ये वाला x. तो इतना फोर्स आप लगा रहे हैं. आपका लगाया हुआ फोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जब टेबल टॉप के ऊपर x डिस्टेंस का या x लेंथ का पार्ट सिचुएटेड है. ओके, अब ये हमने माना कि ये फोर्स हमने लगाया थोड़े समय के लिए, ये फोर्स लगाया जिसके कारण कि dx एलिमेंट्री लेंथ का थोड़ा सा सेक्शन ये ऊपर चढ़ा, थोड़ा सा सेक्शन ऊपर चढ़ा, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा उसे तो हमने अलग से कैलकुलेट कर ही लिया है. हम सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ काम देख रहे हैं. तो dx एलिमेंट जैसे ही ऊपर चढ़ा, वैसे ही ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है dx डिस्टेंस मूव किया. आपने फोर्स लगाया म्यू mg डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स, और उसके कारण dx डिस्टेंस ये मूव किया. तो यहाँ पर आपने जो छोटा सा काम किया, दैट इज dw अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज dw, एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स विच इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू mg डिवाइडेड बाय l इंटू x. इसके साथ आप कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसे आप मल्टीप्लाई कर दे ड्यू टू दिस फोर्स, एंड दैट इज dx. तो ये dw आपने काम किया. अब यहाँ पर आपको करना ये है कि टोटल वर्क डन पता करना है, यानी हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. तो जो इंडिपेंडेंट टर्म है, x इंडिपेंडेंट टर्म्स, उसे हमने बाहर रख लिया, इंटीग्रेट कर दिया x dx को. अब आपको लिमिट देखना है क्या होगा, आपको लिमिट देखना है क्या होगा. सो इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में x का वैल्यू कितना एंड फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम में x का वैल्यू कितना. दिस इज द इनिशियल सिनेरियो एंड दिस इज द फाइनल सिनेरियो. तो अगर आप देखें यहाँ पर अगर आप देखें कि इनिशियल x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में, एंड फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम में x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक. इफ़ यू कैलकुलेट आप ये पाएंगे कि टोटल लेंथ L है. टोटल लेंथ इज यहाँ से लेके यहाँ तक L, जिसमें L डिवाइडेड बाई 3 हैंगिंग है, यानी 2L डिवाइडेड बाई 3 इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है. यानी कि इनिशियल x का इनिशियल वैल्यू दिस वन. सो इट इज इनिशियल लिमिट या लोअर लिमिट x का होगा यहाँ पर, और फाइनली जाके आपको यहाँ पर x फाइनल या अपर लिमिट
दैट इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक L, विच इज द लेंथ ऑफ दिस चेन। ठीक है, तो लिमिट्स हम यहाँ पर पुट करेंगे फ्रॉम 2L डिवाइडेड बाई 3 टू L। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। सो दैट इज इक्वल टू म्यू, दैट इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई L, और x dx इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 2L डिवाइडेड बाई 3 से लेके L। अब हमें x के जगह अपर लिमिट और फिर माइनस इस एक्सप्रेशन में x के जगह लोअर लिमिट पुट करना है। सो म्यू mg डिवाइडेड बाई L, और पहले अपर लिमिट यहाँ पर x के जगह यानी L, अच्छा 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं ना हम, ये 2 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। सो अब x के जगह L, सो L स्क्वायर्ड माइनस x के जगह ये वाला वैल्यू 2L डिवाइडेड बाई 3, यानी इसे स्क्वायर करना होगा। 2 का स्क्वायर 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, L स्क्वायर को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। सो L स्क्वायर्ड को हम बाहर निकाल देते हैं, इसे हटा दे, इसके बदले यहाँ 1 आ जाएगा और इसे आप हटा दे। सो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9। ओके, और यहाँ से देखिए L जो है ये स्क्वायर का एक L को कैंसिल करेगा। सो म्यू एम जी एल 1 minus 4 divided by 9, that is 5 divided by 9. So that is 5 divided by, मैंने क्या कुछ मिस किया? बिल्कुल किया, यहाँ पर 2 था, वो 2 मिस हो गया। दैट मीन 2 के साथ इस 9 को मल्टीप्लाई कर दे आप। सो ये हो जाएगा 9 के जगह 18, 9 के जगह पे हमें मिलेगा 9 इंटू 2, 9 माइनस 4 5, सो 5 डिवाइडेड बाई 9, वही 9 इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा। सो 5 डिवाइडेड बाई 18। ओके, सो अब आप देखें कि टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। एंड वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी या वर्क जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कर रहा है, दैट इज mgl डिवाइडेड बाई 18, जिसका कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया हुआ काम जो है ये 5 म्यू इंटू mgl डिवाइडेड बाई 18। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इसी को रीअरेंज करके, ताकि mgl बाई 18 जो है इसे मैं कॉमन ले लूँ। mgl डिवाइडेड बाई 18, इसे कॉमन लेने के बाद हम कहेंगे 1 प्लस 5 म्यू। हाँ, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 होगा तो उस समय सिनेरियो ऐसा होगा कि इसे ऊपर उठाने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जितना काम करना होगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितना इंक्रीमेंट होगा, एग्जैक्टली उतना ही ये 5 म्यू फिर 1 बन जाएगा, वो भी 5 म्यू भी 1 बन जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट भी आपका किया गया काम जो है वो बिल्कुल बराबर होगा। तो उस सिनेरियो में ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि जितना आप काम कर रहे हैं, टोटल काम, जिसका एक हिस्सा ग्रेविटेशनल एनर्जी को बढ़ाने में लगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में लगा, और दूसरा हिस्सा फ्रिक्शन के कारण बर्बाद हो गया। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी रिफॉर्म किया जा सकता है कि सर्टेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो वहाँ पर आपसे कहा गया कि आपने जितना काम किया उसका कितना परसेंटेज काम जो है, वर्क डन जो है वो एफिशिएंटली वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड हुआ, और कितना परसेंटेज जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉयड हो गया। तो यहाँ से डिस्ट्रॉयड हो गया इन द सेंस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण डिस्ट्रॉयड हो गया या वैनिश कर गया, वो आप कह सकते हैं, वो उसे हम रिटर्न नहीं पा सकते हैं। तो वो परसेंटेज आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यू का वैल्यू अगर 0.2 होगा तो आपको क्लियरली दिख रहा 50% काम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे ये स्टोर्ड हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है,
और फ्रिक्शनल फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण वो वर्क जो है उसके अगेंस्ट किया हुआ काम जो है वो काम डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। डिस्ट्रॉयड इन द सेंस काम तो कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होता, वो ये जो मॉलिक्यूल है टेबल टॉप के मॉलिक्यूल्स है एंड जो चेन है चेन के मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा उसके कारण, जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं या हीट कहते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। वो सारी चीज़ें होंगे, थोड़ा सा आवाज़ होगा, खर खर आवाज़ होगा जो कि ऑब्वियसली बर्बाद हो जाएगा, जिसे हम रिटर्न नहीं पा सकते जिस एनर्जी को। सो आप उस परसेंटेज को भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ 0.2 म्यू वो आधा एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर्ड रहेगा और आधा एनर्जी जो है ख़त्म, मतलब गायब हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। फिर मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे।